ताज़ा खबर ये आई है कि कैबिनेट ने धन धान योजना, पीएम धन धान योजना को मंजूरी दे दी है। ये खबर जी बिजनेस ने आज आपको सुबह दिखाई थी, उस खबर पे मोहर लग गई है। इस योजना के तहत 100 ऐसे ज़िले आइडेंटिफाई किए जाएंगे जहां पर प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता कम है खेती की, तो उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर इसे अप्रूव किया गया है। 24,000 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए जाएंगे, जिसमें शॉर्ट टर्म लोन भी होगा और अलग सिंचाई को लेकर सुविधा दी जाएगी और बाकी हेल्प यहाँ पर किए जाएंगे। ये योजना ग्राउंड पर कितना कारगर साबित होगा और जो ये फंड एलोकेट हुआ है क्या ये सफिशिएंट है या और होना चाहिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन साहब। सिराज जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और आपको तो शायद मालूम भी होगा कि ये ज़िले कौन कौन से होंगे सर। जी देखिए, हर क्रॉप में कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी इंडिया की एवरेज प्रोडक्टिविटी से काफी कम है। और अगर हम मिसाल लें मक्का की, तो आप देखिए कि मक्का कुछ जिलों में बिहार के 8-10 टन पर हेक्टेयर तक की यील्ड दे रहा है, जो कि अमेरिका की एवरेज यील्ड के बराबर है या उससे भी ज्यादा है। मगर इसके बरखिलाफ कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर यील्ड 2.5 टन या 3 टन पर हेक्टेयर है। तो काफी स्कोप है इंडिया के इन जिलों में यील्ड को बढ़ाने का, और हम ये समझते हैं कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट में किए जाएंगे तो जरूर यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। बात है सर, लेकिन आप ज़रा बताइए कि मतलब आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो कोर एरियाज़ हैं, मतलब जहाँ पर जिस फसल की खेती होती है, अभी तो ठीक है 100 ज़िलों का जिक्र है इसमें, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मास लेवल पे और पूरे देश में इसको एक बड़े स्केल पे शुरू करने की ज़रूरत है? देखिए, जहां तक मैंने पढ़ा है तो ये 100 जिलों में शुरू करने का प्लान है। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है कि जो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर प्रोडक्टिविटी कम है, वहां पर इरिगेशन कवरेज कम है, या साइंटिफिक जो लेटेस्ट बीज हैं वो उतने अवेलेबल नहीं है, या फर्टिलाइजर का कंजम्पशन कम है, या किसानों की फील्ड लेवल नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इन जिलों पे अगर हम कंसंट्रेट करें तो ये आइडिया बुरा नहीं है। पहले भी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में ये कोशिश की गई थी कि इन जिलों को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक टारगेटेड इंटरवेंशन एक बहुत अच्छा फैसला है। और मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि अब चूंकि यील्ड बढ़ाने की बात हो रही है, तो आपके हिसाब से यील्ड बढ़ाने के लिए क्या क्या होना चाहिए इन ज़िलों में, मतलब शुरुआती काम क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो फील्ड की लेवलिंग जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि उसकी वजह से पानी या तो इकट्ठा हो जाता है या पानी बिल्कुल बहुत जल्दी बह जाता है। तो ये लेवलिंग का काम पंजाब हरियाणा में और कुछ और जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं वहां पर तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन पूर्वी भारत में झारखंड वगैरह में अभी इसमें काम करने की गुंजाइश है, क्योंकि वहाँ लैंड भी अंडुलेटिंग है। दूसरी चीज यह है कि जो भी बरसात का पानी है उसको हम कंजर्व अच्छी तरह से कर लें। हालांकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बहुत दिनों से चल रही है और माइक्रो इरिगेशन पर काफी जोर है, लेकिन फिर भी शायद उतना कॉन्सेंट्रेटेड अचीवमेंट्स नहीं हो सके हैं। तो ये दूसरी चीज है कि पानी को हम कंजर्व करें। तीसरा ये है कि इन राज्यों में या इन जिलों में किसानों को अच्छे बीज अवेलेबल कराए जाएं, कोई स्पूरियस सीड्स अवेलेबल ना हो, वहां पर फर्टिलाइजर के कंजम्पशन को बढ़ाने की कोशिश करी जाए, वहां पर बेहतर मार्केटिंग का इंतजाम किया जाए जिससे कि किसानों को उनकी फसल के बेहतर दाम मिल सके। तो कई तरह की चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एक ही दो चीजें हैं। अगर एक इंटीग्रेटेड तरीके से इसको किया जाएगा तो मुझे लगता है कि जरूर प्रोडक्टिविटी में इजाफा अचीव किया जा सकता है। आप तो चूंकि आपका इतना लंबा अनुभव है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अपने यहाँ जो खेती हो रही है, ठीक है, आप ब्रॉड क्रॉप के बारे में तो बताना मुश्किल है, लेकिन जो मेजर क्रॉप है हमारे, खास करके ऐसी फसल जहाँ पे हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है, मसलन आप ऑयल सीड को ले लें, एडिबल ऑयल को ले लें, या कुछ हद तक पल्सेस को ले लें, यहाँ पर किस फसल में आपको ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है यील्ड बढ़ाने का? देखिए, ये तो एक आपने बहुत मुश्किल सवाल कर दिया, क्योंकि ये कई चीजों पे मुनहसिर है कि
ऑयल सीड और पल्सेस के प्रोडक्शन का क्या होगा। मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ, मेरे एक दोस्त ने मध्य प्रदेश से मुझे कल मैसेज भेजा है कि इस साल उन्होंने काफी सोयाबीन का एरिया डाइवर्ट करके मक्का के बीज बो दिया है। तो अब क्योंकि कई सालों से सोयाबीन के किसानों को मुनासिब दाम नहीं मिल सके हैं, मस्टर्ड में भी हमने ये देखा है कि मुनासिब दाम नहीं मिल सकते हैं, तो जब तक गवर्नमेंट प्राइसेस को प्रोटेक्ट नहीं करेगी तब तक किसानों को इंसेंटिव कैसे मिलेगा ऑयल सीड और पल्सेस उगाने के लिए। अब आप देखिए कि जब इलेक्शन हुआ पिछली बार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके बाद उड़ीसा, तीनों जगह धान का 3100 रुपए पर क्विंटल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तो जाहिर है कि धान पे ज्यादा इंसेंटिव दिया जा रहा है बनिस्बत ऑयल सीड और पल्सेस के, तो फिर किसानों को कैसे इंसेंटिव मिलेगा। ठीक बात है। अच्छा सर, आपने अच्छा किया बताया आप यूएस में हैं और आप ऐसे वक्त में यूएस में हैं जिस वक्त में इंडिया में सबकी नज़र यूएस पे टिकी हुई है, पता नहीं क्या डील होगी। उसमें भी एग्री सेक्टर जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत फोकस में है। हम उम्मीद करते हैं कि आप यूएस में हैं तो अच्छी खबर आएगी एग्री को लेकर के। एक सवाल मैं एग्री पर पूछता हूं सर, क्योंकि लगातार चर्चा हो रही है कि मेज़ पर क्या होगा, सोयाबीन पर क्या होगा, इथेनॉल पे क्या होगा, डेयरी प्रोडक्ट पे क्या होगा। क्या सेंस मिल रहा है सर यूएस में बैठकर इन सब पे? देखिए, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो पब्लिक डोमेन में ना हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो एग्रीमेंट्स यूएस ने किए हैं डिफरेंट कंट्रीज से, जिसमें जो टैरिफ अनाउंस किया गया था, रेसिप्रोकल टैरिफ, उससे कम टैरिफ पे एग्रीमेंट हुआ है। तो मुझे लगता है कि इंडियन निगोशिएटर्स, अमेरिकन निगोशिएटर्स को प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस कर लेंगे कि इंडियन एक्सपोर्ट्स पे 20% से ज्यादा टैरिफ ना लगाया जाए, और कुछ चीजों में इंडिया शायद अपने मार्केट को ओपन अप इस हद तक कर देगा कि टैरिफ कम कर देगा। मिसाल के तौर पे जो हाई वैल्यू आइटम्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनका कंजम्पशन बहुत रिच लोग करते हैं, मिसाल के तौर पे ब्लूबेरी ले लीजिए, तो उसकी जो ड्यूटी है उसको कम करने की गुंजाइश है। तो इस तरह से हमें लगता है कि अमेरिकन निगोशिएटर्स को और अमेरिकन गवर्नमेंट को भी ये अंदाजा है कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को उस तरह से ओपन किया जाना इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन फार्मिंग के लिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, वो मुनासिब नहीं होगा, और उससे बहुत एक सोशल टर्मोइल पैदा हो जाएगा अगर बहुत चीप इंपोर्ट्स अमेरिका से आने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारा जो एग्रीमेंट होगा वो 20% से नीचे नीचे पे शायद हो जाएगा। ओके, चलिए ये आपने अच्छा बताया कि 20% से नीचे नीचे पर ये हो जाएगा। ये अच्छी बात है, सब लोग यही चाह रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का हमारा मार्केट है, हमारे रेड लाइन्स हैं, किसानों को देखना है, बाकी चीज़ें देखनी है। तो ये आपने बहुत सही बात कही। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला और यूएस से आप जुड़े हमारे साथ इस महत्वपूर्ण खबर पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।